नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो बच्चे वीडियो का एग्जाम देने वाले हैं। सभी बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को कि वीडियो का एग्जाम 2 नवंबर को होने वाला है। ऐसी आशा की जा रही है कि सभी बच्चों ने अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली होगी। बच्चे, आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान जीके को ज़्यादा महत्व दिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ को भी अच्छे से कवर किया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो आपके एग्जाम में जो लैंग्वेज पूछी जाती है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया होगा। खैर, मैं स्पेशली अगर बात करूं मैथ के पार्ट की, तो बच्चे मैथ के अंदर आप लोगों ने सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे अब तक, क्योंकि अब कुछ नया पढ़ने का समय है नहीं। जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी को बिल्कुल अच्छे से कवर करने का समय है। तो आप लोगों ने मैथ के काफ़ी कुछ पार्ट पढ़ा होगा, सारे के सारे टॉपिक आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे। लेकिन बच्चे, जो मैथ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है उनके अंदर भी ऐसे कौन से पार्ट है जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग आज की क्लास से जान जाओगे। क्योंकि आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो बच्चे आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मैं बात कर रहा हूं 2022 के वीडियो मेन एग्जाम की। तो उस समय मैथ के जो क्वेश्चन आए थे बच्चे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। उस समय मैथ का जो वेटेज था बच्चे, वो थोड़ा सा ज़्यादा था। उस समय 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते थे। इस बार आप लोगों का मैथ का वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया गया। इस बार आपसे 24 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। खैर, 24 पूछे या 30 क्वेश्चन पूछे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि बच्चे, आप लोग जो 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आप लोग अटेम्प्ट किस तरीके से करते हो। आप लोग एग्जाम के अंदर जाकर उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, उससे पहले ही आप लोगों को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और बच्चे, जो तैयारी है आप लोगों ने की है उसको फाइनल टचअप देने का काम आज की क्लास करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बिना किसी देरी के उन सभी क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोगों से ये पूछा गया था कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। आज की क्लास से आप लोगों को बच्चे ये अनुमान लग जाएगा कि मैथ के अंदर ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हालांकि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन बच्चे, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ने के बाद भी अगर आज की क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो इसका मतलब बच्चे आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से उन चीज़ों को कवर नहीं किया। तो मौका अभी भी है आप लोगों के पास, समय थोड़ा सा अभी भी आप लोगों के पास बचा है। आज की क्लास आप लोग अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद इन्हीं टॉपिक्स को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो जो टॉपिक्स, जो जो पार्ट आप लोगों से पूछा गया है वो बच्चे पार्ट आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों का पेपर निश्चित तौर पर अच्छा जाने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन परीक्षा, ये बच्चे परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज के टाइप के अंदर ये पूछा जाता है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% आवश्यक है, यानी बच्चे जो परीक्षा का पास परसेंटेज है वो 33% रहता है। एक अभ्यर्थी ने 238 अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी बच्चे वो 26 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक आप लोगों को ज्ञात करने हैं। परीक्षा के जो अधिकतम, जो मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं बच्चे, वो हमेशा 100% कहलाते हैं। यानी 100% की वैल्यू आप लोगों से निकालने को पूछी जा रही है। समझ में आई चीज? अब देखिए, 33% चाहिए आप लोगों को पास होने के लिए। आप लोगों ने 238 नंबर तो लेकर आए, लेकिन फिर भी बच्चे 26 नंबर से फेल हो गए। तो आप लोग यही सोचोगे ना कि सर 238 नंबर तो आए, 26 अंक अगर और आ जाते तो हम लोग पास हो जाते। यानी इन दोनों का जो योग होगा वो कहीं ना कहीं जाकर 33% के इक्वली माना जाएगा। तो बच्चे, यहीं से क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। देखिए, 238 नंबर आप लोग लेकर आए, अगर आप लोग 26 नंबर और लेकर आ जाते तो आप लोगों के 33% बन जाते। यानी 33% का मान बच्चे ये है। तो इन दोनों का योग कर लीजिए, कितना आ रहा है? 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 264 बन रहा है बच्चे। 264 बनेगा। 33% का मान 264 है। अब आप लोगों को 100% का मान निकालना है। तो बच्चे, एक बात ये बताइए कि 3 के पहाड़े में 4 कब आता है? तो आप लोग बोलोगे कि सर 3 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 या 24, तब 4 आता है। यानी बच्चे ये 8 बार कटने वाला है। तो 100% की जो वैल्यू बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है?
800, क्योंकि 1% की वैल्यू निकलेगी 8, तो 100% की वैल्यू कितनी होने वाली है 800। यानी परीक्षा का जो पूर्णांक था, परीक्षा के जो हाईएस्ट नंबर थे वो कितने थे 800 थे। इसी तरीके से बच्चे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा आप लोगों को। देखिए ये बच्चे जो टाइप है ना, ये कोई स्पेशल टाइप नहीं है, ये कॉमन चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है कोई अलग से टाइप लगा दिया। ये बच्चे कॉमन पार्ट रहते हैं, ये कॉमन टाइप के क्वेश्चन है, कभी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यदि 24 किसी संख्या के 3/4 का 2/3 है तो उस संख्या का 1/4 क्या होने वाला है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि कोई एक संख्या है, मान लेता हूं वो संख्या ये है, तो इस संख्या का 3/4 अगर मैं करूंगा और उसका भी अगर मैं 2/3 करूंगा तो बच्चे कितना आने वाला है 24 आने वाला है। तो हमें इसी संख्या का कितना चाहिए 1/4 चाहिए, इसी संख्या का 1/4 चाहिए। तो बच्चे 1/4 बन रहा है ना, यानी आप लोगों को इस संख्या का चौथा हिस्सा चाहिए, यानी a/4 का मान ही आप लोगों को निकालना है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 से बच्चे ये कितनी बार कटेगा 4 बार, और 3 इधर मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाना है 12, यानी बच्चे a/4 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 12। और यही आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है कि जो संख्या होगी उसका चौथा हिस्सा आप लोगों को बताना पड़ेगा। 1/4 पार्ट आप लोगों को बताना है, तो 1/4 का मान कितना आएगा 12। इसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बच्चे एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। साझेदारी वाले टॉपिक से बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है, तो साझेदारी वाला पार्ट आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि क्वेश्चन बनेगा यहां से। देखिए P और Q ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि Q ने 12 महीने के लिए 80,000 रुपए निवेश किया तो P ने 72,000 रुपए कितने माह के लिए निवेश किया। तो बच्चे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर इनके लाभ का अनुपात आप लोगों को दे रखा है। और बच्चे लाभ का अनुपात बनता कैसे, जो लाभ आएगा वो कैसे आता है, किसी भी व्यक्ति ने जितने रुपए जितने समय तक लगाए हैं उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही आप लोगों का लाभ बनता है। यानी अगर इन दोनों P और Q के अगर मैं लाभ के अनुपात की बात करूं तो बच्चे 3/4 बना, ये P का है ये Q का है। तो बच्चे ये जो चीज बनी है वो बनी कैसे होगी, P ने जितने रुपए जितने समय तक लगाए होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, Q ने जितने रुपए जितने समय तक लगाए होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, फिर उनका अनुपात देखा गया होगा, तब जाकर बच्चे ये चीज बनी होगी। समझ में आई चीज। तो इस चीज के बराबर क्या होने वाला है, P जितने रुपए जितने समय तक लगाता है बच्चे वो, तो P जो है वो, अच्छा Q का दिया है, पहले तो Q का लिख लीजिए। Q ने 80,000 रुपए बच्चे निवेश किए और 12 महीने के लिए किए। ठीक है, 12 महीने के लिए इसने 80,000 रुपए लगा दी, 80,000 रुपए इसने 12 महीने के लिए लगाए। तो बच्चे P ने 72,000 रुपए कितने महीने के लिए लगाए होंगे ये आप लोगों से पूछा गया है। यानी x का मान आप लोगों को निकालना, यहां जो होगा वो महीने आएंगे, तो कितने महीने के लिए इसने लगाया। तो बच्चे 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए। 8 से अगर आप लोग इसको कैंसिल आउट करोगे तो बच्चे 9 आएगा और यहां पर 10 बनेगा। फिर 3 से अगर इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे तो 3 आएगा, और 3 से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो बच्चे 4 आ जाएगा, और फिर 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो बच्चे 10 आ रहा है, x/10 आ रहा है, यानी 10 को आगे लेकर जाओगे तो बराबर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकली 10, यानी बच्चे P ने 72,000 रुपए 10 महीने के लिए लगाए होंगे। इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन होगा, तो 10 महीने आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर आप थोड़ा सा फास्ट चल रहे हो, तो बच्चे फास्ट चलने का ही समय है, 2-3 दिन बचे हैं आप लोगों के एग्जाम होने में। अगर अब मैं यहाँ पर बिल्कुल स्लो अगर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बच्चे फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा ना। मैं तो केवल आप लोगों को वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। बस आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हाँ, इन टॉपिक्स को हमें बार बार देखना पड़ेगा, इन टॉपिक्स के ऊपर हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए बच्चे आज की क्लास लाई गई है। देखिए, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 है और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बच्चे एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक का क्वेश्चन है।
और एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक के क्वेश्चन के अंदर दो इंपॉर्टेंट टाइप बनते हैं। एक टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा टाइप मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि दिया क्या गया है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 है, यानी सर एलसीएम दे दिया गया, एलसीएम आप लोगों को मिला है, और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब कुछ बच्चों को यहां थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि सर उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अगर ये चीज बेटा आप लोगों को नहीं पता तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप लोग। उच्चतम का मतलब बच्चे हाईएस्ट, उभयनिष्ठ का मतलब बच्चे कॉमन, और गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर। तो बच्चे HCF ही तो आप लोगों को दिया गया है, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही बच्चे HCF बोला जाता है। यानी सर एलसीएम दे दिया और HCF भी आप लोगों को दे दिया गया, दोनों चीजें मिली है। एक संख्या आप लोगों को दे दी, दूसरी संख्या आप लोगों को निकालनी है। सिंपल सा एक टाइप बनता है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। होता क्या है कि यदि दो संख्याएं होंगी और उन दोनों संख्याओं को आप लोग गुणा करोगे तो बच्चे उनका जो मान आएगा वो कितना आएगा, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और उन दोनों संख्याओं के HCF के गुणनफल के बराबरी होता है बच्चे। तो इस टाइप को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे। इसके ऊपर बच्चे ये क्वेश्चन बना है, देख लीजिए। एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछी जाएगी, या फिर दोनों संख्या देकर HCF तो नहीं पूछता, यही पूछता है संख्याओं में से एक संख्या देगा और दूसरी संख्या पूछेगा। तो बच्चे एक संख्या आप लोगों को दे दी 25, एक संख्या आप लोगों को दे दी 25, एक संख्या आप लोगों को निकालनी है। एलसीएम का मान बच्चे 225 दे रखा है अगले ने, और HCF का मान भी 5 आप लोगों को दे रखा है। तो 25 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो बच्चे 9 आएगा, 9 5 45 हो जाएगा। यानी एक संख्या जो होगी वो आप लोगों की कितनी बढ़ने वाली है बच्चे, 45 बढ़ने वाली है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। समझ पाए। अब एक टाइप तो ये, एक टाइप और आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसको भी आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। क्या टाइप है बच्चे, वो इस तरीके से पूछा जाएगा, एलसीएम बराबर HCF और गुणा में A गुणा B, ये आप लोगों से बच्चे पूछा जाता है। और A और B क्या है, यहां पर संख्याओं के अनुपात, ठीक है ना। इस चीज को भी बच्चे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। यह टाइप भी आप लोगों के एग्जाम में बार बार बनता है। समझ में आई चीज। A और B क्या है बच्चे, अनुपात है। इतना भी याद रखना कि अनुपातों को यदि HCF से गुणा करवा दिया जाए तो बच्चे वो संख्याएं बन जाती है। पूरा पढ़ाने का बच्चे समय है नहीं, आप लोग जानते हो इस चीज को अच्छे से। पूरा आप लोगों को अगर पढ़ना हो कभी तो बच्चे अभी कुछ समय बाद अगले मंथ के अंदर, नवंबर के अंदर SSC GD की वैकेंसी आने वाली है। अच्छी खासी पोस्टें आएंगी, लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर मैथ का पार्ट करवाया जाएगा। आप लोग वहां से अच्छे से कवर कर सकते हो, या फिर आप लोगों का कोई भाई है, बहन है जो SSC की तैयारी करता है तो वो वहां से कवर कर सकता है। या फिर अभी कुछ समय बाद आप लोगों के CET के फॉर्म भरे जाएंगे, तो CET के लिए भी बच्चे आप लोगों को YouTube के ऊपर फ्री में क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे चैनल के द्वारा, तो वहां से भी आप लोग कवर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना होगा। पानी का आयतन पूछा है, मतलब बच्चे गोले का आयतन ही आप लोगों से पूछा जा रहा है, लेकिन अर्धगोले के ऊपर क्वेश्चन बना है। अर्धगोला, संपूर्ण गोले का बच्चे आयतन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, संपूर्ण गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। लेकिन बच्चे ये अर्धगोले की बात कर रहा है। अर्धगोले के आयतन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे अर्धगोले का आयतन कितना होगा, इसका हाफ ही करवाना आप लोगों को। तो ये अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला बनेगा और इसी फॉर्मूले के ऊपर आपका क्वेश्चन है। बस आप लोगों को केवल आर की वैल्यू रखनी है। पाई के अंदर तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो पाई को चेंज करवाना नहीं है, बस आर की वैल्यू रखनी है। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा, यहां देख लीजिए 2/3 गुणा में पाई और गुणा में बच्चे आर का क्यूब। आर कितना है, 3। तो आर का अगर क्यूब करोगे तो मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, एक बार तो बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 पाई जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 4। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे 2022 के एग्जाम के ही है। 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी आप लोगों से 24 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अच्छे से एग्जाम में जाने से पहले आज की क्लास को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। इस टाइप से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ
एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। पहले से ही तैयार हो जाइए बच्चे, एग्जाम में हाथों हाथ उन क्वेश्चनों को देखकर समझोगे कि हाँ ये टाइप आता है क्या एग्जाम में, तो पहले से ही आप लोग देख लीजिए इनको। यदि एक्स वाई जेड मिलकर किसी कार्य को करे तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो सकता है। टाइम एंड वर्क के पार्ट का क्वेश्चन है बच्चे। एक्स वाई जेड मिलकर किसी कार्य को पूरा करे तो 10 दिन के अंदर कार्य हो सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद एक्स चला गया, तो शेष कार्य को वाई और जेड ने 10 दिन के अंदर 10 दिन अधिक लेकर पूरा किया। एक्स अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा? बच्चे एक्स से काम करवाना है ना, तो एक्स की क्षमता आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक्स एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता है। फिर जितना काम एक दिन के अंदर कर सकता है, टोटल काम के अंदर उसकी क्षमता का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट होता है। तो देखिए क्या पूछा गया है, काम कितना है? एक्स वाई और जेड मिलकर 10 दिन के अंदर काम कर सकते हैं। बच्चे ये काम है। कुल कार्य कितना? कुल कार्य तो आप लोग बोलोगे कि सर एक्स है प्लस में वाई है प्लस में जेड है, तीनों मिलकर अगर 10 दिन तक काम करेंगे ना तब जाकर काम खत्म होता है। ये टोटल काम है। समझ में आई चीज? फिर हुआ क्या, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू भी कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। 4 दिन के बाद एक्स चला गया। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। 4 दिन के बाद गया है, 4 दिन तक तो काम चला होगा ना। तीनों ने मिलकर 4 दिन तक तो काम किया होगा। अब बच्चे काम कितना बचा हुआ है? तो आप लोग बोलोगे कि सर 6 दिन तक अगर काम करें तो इतना काम हमारे पास बचा हुआ है, तो उसी को लिखना है। कितना शेष काम बचा पड़ा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो मिलकर 6 दिन तक काम करेंगे, इतना काम हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। लेकिन इस काम को किसने किया? शेष कार्य को वाई और जेड ने 10 और अधिक दिन लेकर पूरा किया। यानी शेष काम ये जो बचा हुआ है ना, ये वाई और जेड कर रहे हैं, लेकिन वाई और जेड ने मिलकर कितने दिन में इस काम को बच्चे पूरा किया? तो आप लोग बोलोगे कि सर 10 दिन के अंदर किया। यानी ये काम और ये काम बराबर है, तो बच्चे बीच में बराबर का सिंबल लगा सकते हो आप लोग। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बना? सर 6x बना, प्लस सर इसको पूरे को मल्टीप्लाई के अंदर ही रहने दीजिए, y प्लस में z और मल्टीप्लाई कितना? 6। लिख सकता हूं ना इस चीज को ऐसे, बराबर y प्लस में z इंटू 10। तो बच्चे ये y प्लस z गुना 6 जो है वो इस साइड जाएगा तो माइनस का जाएगा, और y प्लस z 10 जो है वो प्लस का बैठा है तो ये माइनस वाला उसमें से माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 6x बराबर में y प्लस z और मल्टीप्लाई कितना रहने वाला है बच्चे? 6 माइनस हो गया तो कितना बचने वाला है? केवल 4। अब इनको काटकर थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। 2 से काटूंगा तो 3 आएगा, 2 से काटूंगा तो 2 आएगा, तो यहां कितना बचा? 3x बराबर में कितना बचा? y प्लस में z और मल्टीप्लाई किससे? 2 से। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि सर यहां जो चीज होगी ना उसका मान तो ये बनेगा हमेशा इधर वाला, और यहां जो वैल्यू बैठी होगी उसका मान बच्चे ये बनने वाला है। यानी सर y प्लस जेड का जो मान आएगा वो तो आएगा 3, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और x जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2। तो बच्चे इनकी वैल्यू क्या निकली? x की जो वैल्यू निकली है वो तो 2, और बच्चे x प्लस x नहीं y प्लस जेड की जो वैल्यू निकली है बच्चे वो कितनी निकली है? x बटे में y प्लस में z। इनकी जो वैल्यू निकली है, इसकी निकली है 2 और इनकी निकली है बच्चे 3। यानी ये अकेला 2 काम करता है, ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। तो बच्चे तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? तो आप लोग बोलोगे कि सर 5। लेकिन तीनों मिलकर अगर 5 काम करते हैं तो 10 दिन तक करेंगे तो टोटल कार्य कितना आने वाला है? 50। टोटल काम 50 है, x जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो बच्चे कितना समय लगने वाला है? 50 में 2 से डिवाइड करवा दीजिए, कितना दिन लगेगा? 25 दिन के अंदर x अकेला पूर्ण रूप से काम कर सकता है। मैंने आप लोगों को समझाया है, इसलिए हर एक स्टेप बच्चे लिखा है। लेकिन अगर आप लोगों के इन क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस है तो बच्चे आप 2 से 3 लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। समझ में आई बात? तो आंसर क्या होगा? 25 दिन होगा। देखिए, एक समचतुर्भुज के विकीर्णों की लंबाई क्रम से 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है।
समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो प्रत्येक भुजा क्या, कोई भी एक भुजा निकाल लो, समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर है, किसी भी एक भुजा का मान निकाल लो, उतनी बाकी तीनों भी बढ़ने वाली है। तो बच्चे समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है? समचतुर्भुज की खास बात ये होती है कि इसके जो विकिरण होंगे ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बीच में से कैंसिल आउट करने की कोशिश होगी, बीच में से एक दूसरे को बच्चे कट किया जाता है। तो एक विकिरण की लंबाई 24 है, एक विकिरण की लंबाई 18 है। तो बच्चे अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे को बीच में से कट किया है, अगर इन्होंने एक दूसरे को बीच में से कट किया है तो मैं इसको 18 मान लूं। अगर ये 18 है तो सर ये कितना होगा? 9 बनेगा। सर इसको 12 मान लो, तो अगर ये 12 है तो बच्चे ये कितना बनेगा? सर ये 6 बनेगा। और दोनों जो विकिरण होते हैं बच्चे वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कैंसिल आउट करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं। यानी सर ये कोण कितने का? 90 डिग्री का। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या मानी जाती है? कर्ण मानी जाती है। तो बच्चे एक भुजा 6 है, एक भुजा 9 है, तो कर्ण का मान कितना आएगा? कर्ण का मान आएगा बच्चे 15। समकोण त्रिभुज के जो ट्रिपलेट होते हैं वो तो आप लोगों को याद होंगे ना अच्छे से, तो उसी के ऊपर बेस्ड बच्चे क्वेश्चन था। तो ये कितना आने वाला है? 15। और अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो कैसे निकालेगा? इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, दोनों को जोड़कर उसका अंडर रूट करवाएगा तो 15 निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है? 15। प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी थी, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और आगे वाली भी 15 ही होगी। अब देखिए लीनियर इक्वेशन के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। लीनियर इक्वेशन, लाइन का जो समीकरण होता है बच्चे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल विद्यमान है? बच्चे 3 तरीके की चीजें होती है, थोड़ा सा इसके अंदर समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं मैं। देखिए लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, रैखिक समीकरण जो होगा ना, या फिर लाइन की जो इक्वेशन होगी वो किस तरीके से इक्वेशन होती है बच्चे? उसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस में c बराबर में 0। ये इक्वेशन होती है बच्चे लाइन की। लेकिन अगर 2 लाइनें आप लोगों को दे रखी है, यदि आप लोगों को 2 लाइनें दे रखी है ना, तो बच्चे एक लाइन की इक्वेशन तो ये बनेगी a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन बच्चे a2x प्लस b2y प्लस में c2 बनती है। तो ये 2 लाइनें हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहां से बच्चे 3 तरीके की चीजें निकलती है। अनंत हल भी हो सकते हैं, एक हल भी हो सकता है, और बच्चे कोई हल भी नहीं हो सकता। 3 तरीके की चीजें निकलती है। वो निकलती कैसे? इनकी तुलना करवाई जाती है। तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 अगर है बच्चे, तो इसका जो होगा वो कोई भी इसका जो होगा वो केवल एक हल विद्यमान होगा। केवल एक हल होता है बच्चे, इसका एक हल। समझ में आई बात? केवल एक हल होता है। एक हल होने का मतलब क्या है? दोनों लाइनें जो होगी वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, और जहां पर क्रॉस करेगी वहां पर बच्चे x के मान निकाले जा सकते हैं। तो केवल एक ही जगह क्रॉस किया, केवल एक ही जगह एक दूसरे को छुआ, तो बच्चे एक ही हल होगा ना। और एक ही हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी कि दूसरा कोई हल नहीं होगा। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाए और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो जाए, मतलब a1 बटे a2 है, b1 बटे b2 ये तो बराबर है, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे? इसका मतलब होगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता, इसका मतलब ये। और इसका जो इक्वेशन जो अपने जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का मतलब क्या होगा? दोनों लाइनें जो है वो एक दूसरे के बच्चे क्या होती है? समांतर होती है। दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी। समांतर होगी इसका मतलब ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, और जब तक कट नहीं करेगी तो बच्चे आप लोगों का ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा जहां पर x का मान निकाला जा सके। समझ में आई चीज? तीसरा, यदि a1 बटे a2 हो बराबर b1 बटे b2 हो, और ये भी बराबर हो अगर c1 बटे c2 के, यानी सब कुछ बराबर है, तो इसका मतलब बच्चे क्या होता है
कि इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और अनंत हल होते हैं इसका मतलब क्या होगा, दोनों जो लाइनें हैं ना, दोनों जो लाइनें हैं वो बच्चे एक दूसरे के क्या है, ऊपर ही है। और एक दूसरे के ऊपर है मतलब हर एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट कर रही है, हर एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो बच्चे अनंत हल होंगे। समझ में आई चीज? आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, वो इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। समझ में आई चीज? अनंत हल के बारे में आप लोगों से पूछा गया। अब देख लीजिए आप लोग, x के मल्टीपल में जो होगा वो a1 का मान बनेगा या a का मान बनेगा। और सर अच्छा यहां बच्चे देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहां y जरूर होगा, ठीक है ना, बिना y के क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो हो सकता है टाइप करते वक्त कुछ ना कुछ गलती होगी हो, x प्लस के प्लस 1 इंटू में y जरूर होगा। तो इसको सोल्व करवाना है, अनंत हल के लिए पूछ रहा है। तो अनंत हल की बच्चे कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लग जाए, बस ये कंडीशन होती है बच्चे। तो ये कंडीशन आप लोग फॉलो करोगे। तो a1 का मान कितना है, 1 बटे में a2 का मान कितना है बच्चे, k प्लस 1 बराबर b1 का मान कितना है, k प्लस 1 और b2 का मान बच्चे कितना है, 9। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बच्चे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो बच्चे 9 आएगा। तो सर यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो k प्लस 1 का जो मान होगा इधर अंडर रूट होगा तो 3 आएगा। k का मान निकालोगे तो एक को इधर माइनस करवा दीजिए, तो k की जो वैल्यू होगी बच्चे वो कितनी आएगी, 2। यानी k के 2 के मान के लिए जो इस निकाय के जो हल होंगे वो कितने होंगे, अनंत होंगे। तो k की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 2। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बिल्कुल अच्छे से देख लेना बच्चे, जो मैंने 3 चीजें बताई आप लोगों को, जो 3 चीजें आप लोगों को बताई गई है उनको अच्छे से देख लेना। एक हल कब होता है, कोई हल नहीं होता कब होगा, और अनंत हल बच्चे कब होते हैं, तीनों चीजें अच्छे से ध्यान में रख लेना। आगे वाला क्वेश्चन कीजिए। एवरेज का क्वेश्चन है, आयु का क्वेश्चन है साथ ही साथ। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 20 वर्ष और 24 वर्ष आयु वाले 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है, तो इन दोनों महिलाओं की औसत आयु कितनी है। एवरेज का क्वेश्चन है बच्चे। ये एक चीज समझिए, कोई व्यक्ति आया कोई व्यक्ति गया, एवरेज बढ़ा या एवरेज कम हुआ, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो बच्चे आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। आप लोगों को ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, उसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में डालने की कोशिश करना। देखना क्या बोला गया है, 8 व्यक्ति है, हाँ सर 8 व्यक्ति है, और इनका कोई ना कोई एवरेज तो था, हाँ सर बिल्कुल था, मान लिया अपन ने इनका कोई ना कोई एवरेज था, ठीक है बात। अब हुआ क्या, 2 व्यक्ति 20 वर्ष और 24 वर्ष आयु वालों को निकाल दिया गया और उनकी जगह 2 महिलाओं को वापस डाल दिया गया। इसका मतलब सर 2 व्यक्ति गए और 2 महिलाएं आ गई, तो व्यक्ति तो अभी भी 8 ही है, व्यक्तियों के अंदर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क क्या पड़ा सर, एवरेज के अंदर। एवरेज के अंदर क्या फर्क पड़ा है, पहले जो एवरेज था वो अब 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी सर एवरेज बढ़ चुका है, एवरेज बढ़ चुका है, एवरेज के अंदर 2 की वृद्धि हो गई। तो अब जो महिलाएं आई हैं उनकी एवरेज आयु कितनी है। एक बात बताइए, पहले जो एवरेज था कोई ना कोई तो था बच्चे। यहां से जो 2 व्यक्ति गए हैं वो सर गए कितने साल के हैं, एक 20 साल का गया है, एक 24 साल का गया है। इसका मतलब आप लोग कहोगे कि सर टोटल जो है वो 44 साल के 2 व्यक्ति गए मिलाकर, 44 साल सर यहां से निकला होगा। अगर वापस जो 2 महिलाएं आती, अगर वो 44 साल की ही आती तो क्या एवरेज के ऊपर फर्क पड़ता, सर 44 साल कम कर दिया, 44 साल वापस मिला दिया तो कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज के ऊपर। लेकिन सर 44 साल का तो अपन ने हटाया और 44 से कम साल का अगर अपन ने डाल दिया तो बच्चे क्या होगा, सर आप कहोगे कि एवरेज कम हो गया। क्यों, 44 साल के गए और सर 44 से कम का वापस जोड़ रहे हो तो कमी तो आएगी, कहीं ना कहीं आएगी। लेकिन यदि 44 साल के व्यक्तियों को हटाया और जिन व्यक्तियों को, जिन महिलाओं को आपने वापस जोड़ा, अगर वो 44 से ज्यादा का है तो बच्चे क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा, बढ़ेगा ना।
44 साल निकला और सर अगर 44 से ज्यादा वापस आता तो सर कुछ ना कुछ तो वृद्धि होती, और इसने बोला 2 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब सर जो दोनों महिलाएं आई है ना वो मिलाकर 44 साल से तो ज्यादा की है, और 44 साल से अगर ज्यादा की है तो बच्चे उनका एवरेज 20 कभी नहीं बन सकता, उनका एवरेज हाँ ये जरूर बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। एक ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सर हमें पता है दोनों की उम्र जो है वो 44 से ज्यादा मिलाकर। अब कितनी ज्यादा है सर? 44 साल का गया, 44 का वापस आता कोई फर्क नहीं पड़ता, 44 का गया 44 से कम का आता तो एवरेज कम हो जाता, लेकिन 44 का गया 44 से ज्यादा का आया तो एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब सर 44 साल से ज्यादा के तो आए, लेकिन कितने ज्यादा के आए वही तो इंपॉर्टेंट है। कैसे पता रहेगा सर? इतनी उम्र ज्यादा लेकर आए हैं कि एवरेज जो है वो 2 का बढ़ गया, और एवरेज 2 का बढ़ने का मतलब पता है ना, जितने भी जो लोग हैं उन सब के हिस्से में 2-2 की वृद्धि हो गई। यानी वो जो 2 महिलाएं वापस आई है ना वो 44 से इतनी उम्र ज्यादा लेकर आई है कि उन्होंने सभी के सभी जो 8 है ना उनको सबको 2-2 बांट दिया। समझ में आई चीज? तो सर 8 लोग हैं, हर एक को 2-2 बांटेंगे तो 8 दूनी 16, यानी सर 16 साल ज्यादा लेकर आई होगी। समझ में आ रही है बात? 44 तो आया ही आया, लेकिन 16 ज्यादा आया, इसी वजह से हर एक व्यक्ति के हिस्से में 2-2 साल ज्यादा आने लग गए। तो सर 44 और 16 कितना? 60। यानी सर दोनों महिला जो मिलाकर है वो 60 साल की है। एवरेज पूछा जा रहा है तो 2 महिलाएं हैं, 2 का भाग दे दीजिए, आंसर क्या होने वाला है बच्चे? 30। समझ पाए? बस ये देखना है सर परिवर्तन होने के बाद में कितने व्यक्ति हैं और उम्र के अंदर क्या हो रहा है, बस इसी को मल्टीप्लाई करवा के कम ज्यादा किया जाता है। अब पूरा पढ़ाने का बच्चे समय है नहीं, वरना आप लोगों को पूरा भी पढ़ा देते। एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे 2 अंकों की संख्या कैसे लिखी जाती है? तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सर 2 अंकों की संख्या जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, ये इकाइकांक होगा और ये दहाइकांक होगा। दहाइकांक जो है वो 10 के मल्टीपल में होता है। ठीक है बात, ये 2 अंकों की एक संख्या है। लेकिन हुआ क्या, एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है। उलट जाने का मतलब x इधर आ जाएगा, y साइड चला जाएगा। कब? जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ देता हूं। तो बेटा किसी भी संख्या के अंदर अगर उसका 1/5वां भाग अगर आप लोग जोड़ दोगे तो वो संख्या खुद अपने आप में 6/5 नहीं बन जाएगी क्या? बच्चे 1/5 जोड़ना है, यानी सर 5 में कितना जोड़ना है? 1, तो क्या 6/5 नहीं बन जाएगी क्या? बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसी प्रकार से बच्चे ये जो संख्या है अगर इसके अंदर मैं 1/5 में जोड़ दूंगा तो ये संख्या अपने आप की कितनी बन जाएगी? 6/5 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? और जैसे ये काम होगा तो संख्या क्या होगी बच्चे? अपने आप में उलट जानी है। संख्या जो होगी वो अपने आप में उलट जाएगी। तो संख्या बच्चे ऐसी नजर आएगी। समझ में आई क्या बात? बोलो। अब आप लोगों को करवाना क्या होगा? कुछ नहीं सर, 5 का इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूं और 6 का इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूं। x और y के मान आ जाएंगे, x y के मान आ जाएंगे तो संख्या भी निकल जाएगी। देख लीजिए, 6 को अंदर गुना करवाया तो बच्चे 60x बना, प्लस में 6 अंदर गुना हुआ तो 6y भी बना, और ये 5 जो है वो यहां मल्टीप्लाई में जाएगा, 50y प्लस में 5x। समझ में आ गई चीज? अब करना क्या है, y को एक साइड ले लो, x को एक साइड ले लो बच्चे। तो x को इधर लेकर आऊंगा तो 55 बचेगा, 55x बराबर में y को इधर लेकर जाऊंगा तो कितना बचेगा? 44 बचेगा, 44y। सर 11 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 5x बचेगा और इस साइड 4y बचेगा। यानी सर x का मान तो कितना आएगा? x का मान तो आएगा बच्चे 4 और y का मान कितना आएगा? 5। यानी सर हमारी जो संख्या थी वो इस प्रकार से थी 10x प्लस में y। x का मान बच्चे कितना आ चुका है? 4। तो सर 40 और प्लस में y का मान कितना आया? 5। तो 5 यानी जो संख्या थी बच्चे वो 45 थी। समझ में आई? संख्या निकाल लिया आप लोगों ने, 45 थी वो। अब 45 का कितना चाहिए? सर 40% चाहिए। तो 45 का 40% कितना होगा? सर 45 का 40% निकालना है। 40% का मान 2/5 होता है।
5 निम 45, 9 दूनी 18, तो आपके क्वेश्चन का 18 आंसर होगा। समझ गए? आगे देखिए, ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 है। 8 वर्ष के बाद प्रिया और ऋतु की आयु का अनुपात 7:8 है। तो 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा? आयु वाले टॉपिक से बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस टॉपिक के अंदर। यहां भी आप लोग गलती करोगे अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। करने की कोशिश कीजिए। ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत कितना है बच्चे? सर 22 है। तो वर्तमान में इन दोनों की उम्र का योग कितना है? तो आप लोग बोलोगे कि सर एवरेज 22 का है तो योग कितना होगा? 44 का। आगे पढ़िए क्या बोला गया। 8 वर्ष के बाद प्रिया और ऋतु की आयु का अनुपात ये है। सर 8 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 8 साल बाद इन दोनों का योग कितना होगा पहले तो ये बताओ। सर 8 साल ऋतु बढ़ेगी, 8 साल प्रिया बढ़ेगी, तो टोटल 16 साल बढ़ने वाले हैं। यानी सर 8 साल बाद इनका जो योग होगा वो 60 होगा। बच्चे यहां भी गलती करते हैं। 8 साल बाद योग पूछा है, सर 8 जोड़ दो 52 कर दो। क्यों भाई? क्या केवल एक ही व्यक्ति बढ़ा है क्या? 8 साल दोनों बढ़े हैं ना। 8 साल ऋतु बढ़ेगी, 8 साल प्रिया बढ़ेगी, तो टोटल 16 साल का फर्क आएगा। तो बच्चे 8 साल बाद इनका योग ये हो गया। और सर योग हमें पता चल चुका है, इनका अनुपात भी हमें पता है। अब अनुपात को पढ़ते वक्त गलतियां, पहले तो ये गलती 8 जोड़ने वाली। दूसरी गलती बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में नाम लिया था ऋतु का और फिर प्रिया के बारे में बोला, लेकिन जैसे ही इसने अनुपात का जिक्र किया, पहले बच्चे प्रिया और फिर इसने ऋतु का नाम दे दिया, मतलब नाम को उल्टा कर दिया और बच्चे वही मानकर चलते हैं लगभग। ये गलती होती है बच्चे एग्जाम में। तो यहां अच्छे से समझ लेना, प्रिया का नाम पहले बोला है, ऋतु का नाम बाद में बोला है। यानी प्रिया और सर ऋतु का जो अनुपात दिया है वो 7 और 8 दिया गया है। तो दोनों का बच्चे योग कितना होगा? 15। होना कितना चाहिए? 60। तो सर 15 का मान कितना है? 60। 1 का मान कितना है? 4। 1 का मान सर अगर 4 है तो ये कितने साल की? 7 चौका 28 और ये कितने साल की? 8 चौका 32। ये तो इनकी उम्र आ गई, लेकिन ये उम्र कब है बच्चे? 8 साल बाद की। समझ में आई चीज? हमें पूछा क्या गया है, तो 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा? ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा? इस बार ऋतु का पहले बनाना है और प्रिया का बच्चे बाद में बनाना पड़ेगा आप लोगों को। समझ पाए क्या? तो देखिए 2 वर्ष पहले पूछ रहा है। अब बच्चे यहां भी गलती करते हैं। एक ही क्वेश्चन है, 3 मौके ऐसे होंगे जहां पर आप लोग गलतियां करने के पूरे मौके आप लोगों के पास। करनी नहीं है लेकिन। पहला, सर उम्र बढ़ाते वक्त गलतियां हो सकती है। दूसरा, सर अनुपात को चेक करते वक्त गलती हो सकती है। तीसरा, ये यहां गलती कर दी, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्या कर रहा है? 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात पूछ रहा है। 2 वर्ष पहले पूछ रहा है। सर 2 वर्ष कहां से? क्या यहां से 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है क्या? मतलब पहले की? ना जी बच्चे, कभी भी नहीं करता। सीधा सीधा बोला 2 वर्ष पहले ऋतु और प्रिया की आयु का अनुपात पूछा है। हमेशा वर्तमान से बात करता है बच्चे, लिख के नहीं देगा कभी, लेकिन वर्तमान से 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। आप लोग 8 साल आगे आ चुके हो, 8 साल आगे की उम्र है और सर वो वर्तमान से भी 2 साल पहले की बात कर रहा है। तो वर्तमान से 2 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब यहां से 10 साल पहले की बात कर रहा है बच्चे। तो 10 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी? प्रिया की उम्र थी सर 18 साल। ऋतु की उम्र कितनी थी? सर ऋतु की उम्र थी 22 साल। तो इनका अनुपात क्या बनने वाला है? 2 से कैंसिल आउट कर लेना, 9 और बच्चे 11। तो 9 और 11 का अनुपात बना किसका? प्रिया और ऋतु का। इसने पूछा है ऋतु और प्रिया का, उल्टा पूछा है 11 अनुपात 9 पूछा है। तो बच्चे 11 अनुपात 9 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर यहां 9 अनुपात 11 डाल दिया जाता, आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन को गलत करते, लेकिन ऑप्शन ही एक है, बच गए। आगे देखो, 700 रुपए को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकता करने में कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा? कहने का मतलब साफ साफ है कि 700 रुपए उधार लिए गए हैं,
3 साल के लिए लिए गए हैं और दर जो है बच्चे वो 4% की रहेगी, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। तो बच्चे टोटल कितने रुपए देने हैं ब्याज के तौर पे, जोड़ना नहीं है इसको, केवल और केवल ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना रहेगा। तो बच्चे 3 साल के लिए लगाना है। पहले तो आप लोग मुझे 1 साल का बताइए। सर 700 रुपए, 1 साल का 4% निकालने की कोशिश करूंगा तो 4% कितना होगा बच्चे, 7 चौका 28, 28 रुपए बनेंगे। 1 साल खत्म हो गया, दूसरे साल 28 बनेगा, इसका भी सर 1/4 निकालना पड़ेगा। लगभग 1 कितना आएगा, 28 आएगा, 25 आएगा, 25 एकम 25, 3 चला गया 25 और 25 दूनी 50, 1.12 आएगा बच्चे, 1.12। 2 साल हो गए। सर तीसरा साल स्टार्ट होगा, 28 भी आएगा, इसके ऊपर भी ब्याज आएगा 1.12, इसके ऊपर भी ब्याज आएगा 1.12, इसका भी कुछ ना कुछ ब्याज तो मिलेगा, थोड़ा सा भी मिले। तो होगा क्या, 28 का 3 गुना, 28 का 3 गुना जो होता है बच्चे वो 84 होता है। 84 के अंदर लगभग 3 से थोड़ी सी ऊपर संख्या जुड़ने वाली है तो 87 हो जाएगा, 87 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ऑप्शन बच्चे आप लोगों को परेशान करने वाले नहीं है, 87.40 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ऑप्शन की भी तो मदद ले लो। नेक्स्ट देखिए, 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी। बच्चे सबसे बड़ी का जिक्र जब भी करेगा तो हमेशा HCF निकालना होता है। बड़ा से बड़ा बोले, सबसे बड़ी बोले, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। यानी इन संख्याओं का HCF निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है, एक तो बच्चे 30 सेंटीमीटर दे रखा है, एक सर 90 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 120 सेंटीमीटर बन गया टोटल, और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर यानी कि 135 सेंटीमीटर बन चुका है टोटल। इनका आप लोगों को HCF चाहिए। HCF क्या होता है, जिन संख्याओं का HCF निकालना है उनमें सबसे छोटे वाली संख्या उनका HCF बन सकती है। अगर वो है तो ठीक है, अगर वो नहीं होगी तो उसके टुकड़े में कोई ना कोई मिलने वाली है। समझ में आ गई बात। तो सर 30 तो है नहीं, देखो 30 का भाग यहां नहीं जा रहा, तो 30 का बड़े से बड़ा टुकड़ा क्या होगा सर, 15 गुणा 2। तो सबसे पहले 15 को चेक करना है, 15 का भाग जा रहा है, 15 का भाग जा रहा है, 15 का भाग जा रहा है, इसमें भी 15 का भाग जा रहा है। तो इनका बच्चे जो HCF आएगा वो कितना आएगा सर, 15 आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 15। समझ में आ गई ना चीज। HCF LCM के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे, एक पहले आया था, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर कर लेना। एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है, ठीक है, उसकी मर्जी है, लिख भी सकता है भी। वह पुनः किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक तरीके से इसने अपने ऊपर वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, छूट दे दी, मतलब उपकार कर दिया। तो उपकार करके 10% की छूट भी दे रहा है। तो दुकानदार द्वारा साइकिल बेचने पर उसको क्या होगा। अच्छा, परसेंटेज वगैरह नहीं निकालने बेटा, केवल और केवल इतना सा बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी या कुछ नहीं होगा या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो आंसर नहीं है बच्चे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे इसके ऊपर। देखिए क्या होगा, किया क्या है, नॉर्मल सी बात है। कुछ बच्चों ने तो आंसर डायरेक्ट लगा भी दिया होगा कि सर बढ़ा तो 10% रहा है, बढ़ने के बाद में जो संख्या आएगी वो 110% होगी और उसका 10% कम करवा रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ लीजिए। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपए, 10% बढ़ाकर लिखा, ठीक है बढ़ा देते हैं, 10% बढ़ाकर लिखा, 10% जोड़ देता हूं तो कितना लिखूंगा, 110 लिखूंगा। साइकिल लेने जाऊंगा तो 110 रुपए लिखे हुए मिलेंगे। यानी ये क्या है बच्चे, अंकित मूल्य है, और छूट जो है वो हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है। तो सर 10% कम भी करेगा। अब 110 का 10% कम करेगा मतलब कितने रुपए कम करने वाला है बच्चे, 11 रुपए। 11 रुपए कम करेगा, 11 रुपए कम करेगा तो 99 में तो बेचेगा। हकीकत में थी कितने की, 100 की, 99 में बेचा गया, नुकसान तो हुआ ना। परसेंटेज अगर निकालना होता तो सर 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, 100 के ऊपर हो रहा है, 1/100 परसेंटेज निकाल लेते 1% आता। लेकिन बच्चे यहाँ परसेंट नहीं पूछा, केवल इतना सा पूछा कि क्या होगा। तो सर नुकसान होगा उसको, लाभ होगा, हानि होगी, हाँ हानि होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
5 व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 14, 26, 40 और 30 घंटे प्रति सप्ताह समय देते हैं। तो इन व्यक्तियों के द्वारा औसत प्रति सप्ताह कितना समय दिया जाता है? फिर से एवरेज का क्वेश्चन है। तो आप लोग बच्चे बिल्कुल जो समय बचा हुआ है ना, उसमें एवरेज का टॉपिक अच्छे से करोगे और एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक तो बिल्कुल अच्छे से करोगे ही करोगे। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट ज्यादा रहने वाले हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो एवरेज निकालना है। ये 20 घंटे, ये 14 घंटे, ये 26 घंटे, ये 40 घंटे, ये 30 घंटे समय दे रहा है। तो सर एवरेज कितना दे रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति है, सबको जोड़कर 5 का भाग दे दो। तो 20 प्लस में 14 प्लस में 26 प्लस में 40 और प्लस में 30, ये बच्चे 70 हो गया, ये 70 हो गया और ये 40 हो गया। 70 और 40 110, 110 और 20 कितना? 130। 130 बटे 5 आप लोगों को करवाना है। 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, यानी सर 26 घंटे जो होगा वो एवरेज टाइम आएगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन तो छोटा सा था। नेक्स्ट देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू के अंदर ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। डायग्राम बच्चे दिया नहीं है, डायग्राम आप लोगों को दिया नहीं गया, डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा। डायग्राम जो है वो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। इस तरीके से बना लीजिए। इसने क्या बोला कि एक वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है और ये इस वृत्त का बच्चे के अंदर बिंदु है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो 5 सेंटीमीटर की रहेगी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी पर कोई बिंदु होगा पी, उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू और केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। मतलब इस तरीके का डायग्राम बनाना पड़ेगा कि यहां से एक रेखा गुजरी ऐसे और इस रेखा को, ये जो रेखा स्पर्श रेखा होगी वो बच्चे कहां टच करने वाली है? वो किसी पॉइंट के ऊपर मिलेगी और वो जो पॉइंट होगा ना, वापस से बनाता हूं इसको, और जो पॉइंट होगा वो जो पॉइंट है वो क्यू पॉइंट कहलाएगा, क्यू बिंदु। ये मान लीजिए इतना, चलो इतना ही मान लो। अभी ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बना। ठीक है, ये कोई पॉइंट था बच्चे P, ये पॉइंट है P और P के ऊपर अपन ने एक स्पर्श रेखा खींची। जो स्पर्श रेखा इसके केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा को बच्चे कहां पर कट करेगी? Q के ऊपर कट करेगी। तो आप लोगों से क्या बोला गया? आगे देख लीजिए। एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है बच्चे वो 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई आप लोगों को ज्ञात करनी है। P से लेकर Q तक की लंबाई आप लोगों को ज्ञात करनी है, ये आप लोगों को निकालना है। तो आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ी होगी कि सर वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, वो बच्चे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होने वाला है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बच्चे हमेशा क्या मानी जाती है? सर कर्ण मानी जाती है। तो इसका जो मान होगा वो तो सर त्रिज्या के बराबर ही आएगा, 5 आएगा। तो एक भुजा आप लोगों को पता है, दूसरी भुजा पता है, तीसरी भुजा आप लोगों को निकालनी है, समकोण त्रिभुज वाला कंसेप्ट लगाना है। कर्ण का मान पता है। बच्चे गलती क्या करेंगे? सर ये रहा 90 डिग्री का कोण, ये अगर 90 डिग्री का कोण है तो सर ये कर्ण है, हमें इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान नहीं निकालना बच्चे, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये बना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण मानी जाती है। तो कर्ण नहीं निकालना आप लोगों को, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। करना क्या होगा? इसका स्क्वायर 144 माइनस में इसका स्क्वायर 25। तो 144 में से 25 चला गया और फिर रूट भी करवाना होगा बच्चे। तो कितना आएगा? 119, और वो भी किस में? रूट में। रूट नहीं निकल सकता इसका, तो ये 119 रूट में ही था बच्चे। ठीक है ना, इसको पूरा मान लेना। ये 119 जो था वो रूट में ही था। ठीक है, तो अंडर रूट 119 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका जो मान आएगा वो 119 रूट में आएगा। ठीक है ना, कर्ण नहीं निकालना। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो
तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। ठीक है भी, अच्छी बात है। दोनों के पास क्रमशः कितने कितने रुपए हैं, तो यहीं से कर लो ना इस क्वेश्चन को। तो एक मित्र दूसरे मित्र को कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं तुमसे डबल अमीर बन जाऊंगा। देख लेते हैं, ये इसको 100 रुपए देगा तो इसके पास कितने आएंगे 140, इसके पास कितने हो जाएंगे 70। क्या डबल हो जाएगा? क्या हो तो जाएगा सर। अगर ये इसको 100 रुपए देगा तो इसके पास 130 बनेंगे, इसके पास 70 बनेंगे। सर 70 का डबल 130 तो नहीं होता। ये इसको देगा 100 रुपए तो 240 बन जाएंगे, इसके पास 70 बचेंगे। 70 का डबल तो नहीं होता 240। ये इसको 100 रुपए देगा 150 बनेगा, 70 का डबल तो नहीं होता 150। तो बच्चे आंसर तो आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को उन चीजों से रूबरू करवा दूं जो आपके एग्जाम में बच्चे पूछी जाएगी। समझ में आ रही है बात? आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने का काम नहीं कर रहा मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बता रहा हूं कि आप लोगों से एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको करने का तरीका ये होगा, क्योंकि बच्चे अब नई चीज पढ़ने का समय जा चुका है। आप लोगों को जितना पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग तैयार कर लो, इसलिए बच्चे आज की क्लास लाई गई है। समझ में आ गई चीज? देखिए, एक स्कूटी 50,000 रुपए नगद अथवा 10,400 रुपए नगद डाउन पेमेंट पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चे, किस्त वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, आते हैं एग्जाम में। किस्त वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि सकल ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है। साधारण ब्याज के ऊपर क्वेश्चन है बच्चे ये, ठीक है ना। हुआ क्या है, 50,000 रुपए की एक स्कूटी है, ठीक है बात, और 50,000 रुपए की स्कूटी है वो तो नगद है, लेकिन होता क्या है कि 10,400 रुपए तो उसको नगद डाउन पेमेंट दे दो और फिर हम लोग धीरे 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 4 किस्तें भरते रहेंगे। 25% का ब्याज लगने वाला है, तो हमें कितने किस्त की राशि देनी पड़ेगी ये निकालना है। तो बच्चे किस्त वाले क्वेश्चन 2 तरीके से बनाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है बच्चे प्री इंस्टॉलमेंट और एक होता है पोस्ट इंस्टॉलमेंट। प्री का मतलब क्या होगा कि आप लोग पहले से रुपए देने लगे और पहले से जब रुपए दिए जाते हैं तो आप लोगों को ब्याज मिलता है, यानी हकीकत में जो चीज होती है उतने रुपए आप लोगों को भरने नहीं पड़ते, उससे कम ही भरने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले ही रुपए जमा करवाने स्टार्ट कर दिए। एक होता है बच्चे पोस्ट इंस्टॉलमेंट, यानी बाद में, यानी चीज तो पहले ले आए, रुपए थोड़े से देकर आए, फिर धीरे 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 उसको चुकाया जा रहा है, तो ब्याज हमें देना पड़ेगा क्योंकि चीज का यूज हम लोग पहले करने लग गए। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। 50,000 रुपए का कोई सामान था, स्कूटी थी, लेकिन हमने क्या किया, 10,400 रुपए उसको देकर आए, 10,400 रुपए उसको देकर आए और स्कूटी घर पे ले आए, काम में लग गए उसको लेने के लिए। तो अभी भी वो कितने रुपए मांग रहा है? 50,000 में से 10,400 गया तो बच्चे 39,600 रुपए। तो सर 39,600 रुपए तो अभी भी मांग रहा है, इतने तो हमें देने पड़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो भी तो देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बच्चे 25% के हिसाब से आप लोगों को ब्याज देना पड़ेगा। और कितनी बार देना पड़ेगा? 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना, तो 4 बार ब्याज लगेगा। तो सर 25 चौका 100, यानी 100% ब्याज भी देना पड़ेगा। तो 39,600 प्लस 39,600 टोटल कितने बन गए? 39,600 प्लस में 39,600, ये हो गया। आगे देखिए, 39,600 का डबल करवा लीजिए, इतने रुपए आप लोगों को उसको टोटल देने हैं। सर 00, 6 का डबल 12, 9 का डबल 18 और 1 19 और 3 और 1 7, यानी 79,200 रुपए आप लोगों को टोटल देने हैं। लेकिन ये देने किस तरीके से? किस्तों में, ठीक है ना। 79,200 रुपए आप लोगों को टोटल देने हैं, लेकिन बच्चे ये देने किस तरीके से? किस्तों में। 4 किस्तें देनी है। मैं मान लेता हूं एक किस्त की राशि x रुपए है, तो 4 किस्तें दूंगा तो 4x तो पक्का दूंगा, प्लस में इस किस्त के ऊपर 25% के हिसाब से मुझे ब्याज भी तो देना पड़ेगा। लेकिन वो ब्याज कितनी बार लगेगा? तो बच्चे जितनी किस्त होती है ना, उससे एक कम करते हुए उन संख्याओं को जोड़ना पड़ता है, उतनी बार ब्याज लगता है। सर 4 किस्तें, समय कैसे निकालेंगे? 4 से कम करवा दो, 3, 2 और 1, इन सब को जोड़ लो, इतनी बार ब्याज लगेगा।
तो टोटल कितनी बार ब्याज लगेगा सर 6 बार ब्याज लगेगा। समझ में आया क्या? ये है इंस्टॉलमेंट निकालने का तरीका। पढ़ रखा है, समझ में आ चुका होगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उन बच्चों को यहां दिक्कत आ रही होगी। सर 79,200 कैसे लिख दिया? सर 4x कहां से मान लिया? सर 6 कैसे बना? 4 बार दिया है तो 6 कैसे बना? तो बेटा इन चीजों का समय तो देखो जा चुका है। अब अगर ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने लग जाऊंगा तो एक इंस्टॉलमेंट का टॉपिक नहीं होगा अपने से एक दिन के अंदर। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आज की क्लास आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है बच्चे। तो अच्छे से देख लेना, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और उनको करने का तरीका क्या है। समझ में आई चीज? तो देखिए कैसे किया जाएगा। 25 छिका 150, तो सर ये क्या क्या बचा है? 79200 बराबर में 4x प्लस में 150 बटे में 100, x भी होगा इसके मल्टीपल में। सर 100 को इधर गुना करवाऊंगा तो कितना आएगा? 400। 400x बना, 400x और 150x कितना हो गया? 550x हो गया। यहां करवा देता हूं बच्चे, देखो 79200 बराबर है 550, 550x बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से काटूंगा 2, 5 से काटूंगा 11, 11 से इसको कैंसिल आउट कर लो। 11 7 77, 11 दूनी 22, 7200। 7200 को 2 से बच्चे गुना करवा दो, ठीक है ना? तो 7200 का डबल कितना होता है? 14400। समझ में आया? तो सर 14400 रुपए की किस्त चुकानी पड़ेगी। समझ में आ गया ना? देखो अगला, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। नाव की स्थिर जल के अंदर चाल ज्ञात करनी है। स्थिर जल के अंदर चाल, नाव और धारा का टॉपिक है। स्थिर जल में चाल होती है, धारा के प्रवाह में चाल होती है, धारा के प्रवाह के विरुद्ध भी चाल होती है और धारा की खुद की भी चाल होती है। 4 प्रकार की चालें बनती है बच्चे पूरे टॉपिक में। तो देखिए क्या बोला गया है। एक नाव धारा के प्रतिकूल यानी के विरुद्ध 30 किलोमीटर जा रही है। तो सर 30 किलोमीटर जा रही है, विरुद्ध जा रही है, तो क्या चाल ये बनेगी? क्या ये पानी की चाल, ये व्यक्ति की खुद की चाल मान लेता हूं, ये पानी की चाल मान लेता हूं, तो दोनों का अंतर बनता है हमेशा। प्लस सर 44 किलोमीटर अनुकूल दिशा में गई है, तो सर 44 किलोमीटर अनुकूल दिशा में गई है, तो इस समय चाल क्या बनेगी? v प्लस u बनेगी। निकाल क्या रहा हूं? समय, दूरी बटे चाल समय होता है, दूरी बटे चाल समय होता है। टोटल मिलाकर कितना आने वाला है बच्चे? 10 घंटे दिया है अगले ने। फिर पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। मतलब एक बार और प्रतिकूल तो गया 40 किलोमीटर, यानी विरुद्ध जब जा रहा है तब तो 40 किलोमीटर जा रहा है, तो यह समय आएगा। प्लस में 55 किलोमीटर धारा के साथ दिशा में चल रहा है, तो v प्लस u होगा। तो ये टोटल जो टाइम आएगा बच्चे वो 13 घंटे आएगा। अब ये तो आप लोगों ने लिख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना लिखना पड़ेगा। अब यहां से बच्चे क्वेश्चन को करने के तरीके हैं दो इक्वेशन बन गई। या तो आप लोग इनमें से किसी एक चीज को बराबर करो। बराबर करने का मतलब ऊपर 30 है ऊपर 40 है, 30 और 40 को बराबर करो, तो सर इसको 120 बनाया जा सकता है। गुणा करोगे बच्चे काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? एक तो सर 30 है, एक 44 है, इन दोनों को पकड़ लो। एक तो 30 है, एक 44 है, इन दोनों के बच्चे टुकड़े करवाओ। आप लोग टुकड़े करवाओगे तो सर इसके टुकड़े बनेंगे 5 गुना 2 गुना 3, इसके टुकड़े करूंगा तो 11 गुना 2 गुना 2 बनेंगे। अब ऐसा टुकड़ा देखो जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, यानी v माइनस यू और v प्लस यू के मान है ये, तो इनमें से कौन सा मान सेटिस्फाई करेगा? तो बच्चे v प्लस यू की जगह अगर 5 लिखूं तो 5 छक्का 30 यानी 6 घंटे। इसकी जगह अगर 11 लिखूं तो 11 चौका 44 4 घंटे, तो 6 घंटे और 4 घंटे मिलाकर हो गया ना बच्चे 10 घंटे। इसका मतलब सर v माइनस यू का जो मान होगा वो कितना होगा? 5 होगा। और v प्लस यू का जो मान होगा बच्चे वो कितना होगा? वो होगा बच्चे 11। सर आपको तो v का मान चाहिए ना,
स्थिर जल में चाल ज्ञात करनी है ना, वो यही है। तो v का मान निकालना है तो कैसे करोगे, दोनों को जोड़कर आधा करवाया जाता है। तो दोनों को जोड़कर अगर आधा करवाओगे तो 11 और 5 16, 16 का आधा कितना 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। इस तरीके से करना है। समझ में आ गई क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजगणित। बीजगणित के जितने भी जो फॉर्मूले हैं ना, वो सारे फॉर्मूले पढ़ लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला होता है, इसको हाइब्रिड फॉर्मूला भी बोलते हैं बच्चे। इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है क्या? देखा तो होगा, बस याद ही नहीं आ रहा। ए का क्यूब, नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस में 3ab बराबर क्या होता है सर, a प्लस बी प्लस सी और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ca। ये बच्चे पूरा फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए बता रहा हूं, याद रख लेना बच्चे अच्छे से इस चीज को। इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखोगे। समझ में आई बात। इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये रहा। अच्छे से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc माइनस में 3abc, ठीक है। बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। तो सर हमें क्या कर रखा है, नीचे वाली जो चीज है वो कौन सी है, या तो ये बनेगी या ये बनेगी। अच्छे से देखोगे तो पता चल जाएगा कि सर ये जो चीज है ना, ये नीचे लिखी पड़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। मतलब इस चीज को उठाकर इसके नीचे रख दिया गया। तो सर सब ऊपर ये दे दिया, नीचे इसको लगा दिया गया, तो बराबर जो होगा वो तो a प्लस बी प्लस सी ही बचने वाला है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो a प्लस बी प्लस सी होगा। a का मान कितना है, a का मान 0.2 है, b का मान कितना है 0.3 है, c का मान कितना है 0.5 है। बस तीनों को जोड़ लीजिए, एक आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करवाना होता है। मैंने समझाया है, फॉर्मूला लिखा है, ए का मान बी का मान सी का मान बताया, फिर आंसर आया। आप लोगों को पता है कि सर ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, आंसर क्या होगा, ये तो ये आंसर होता है या ये होता है। 99.99% ये पूछता है, इसको नीचे लगाकर छोड़ता है। समझ में आएगी चीज, ये पूछता है ए प्लस बी प्लस सी, तो आंसर क्या होगा 1। देखिए 13/5 की पावर 3 का दशमलव मान कितना होगा, यानी 13/5 की पावर 3 का हमें दशमलव रूप लिखना होगा। कुछ नहीं सर, 13/125, 13 के अंदर 125 का भाग देना है, दिलाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8/1000, 8/1000 जो है वो 125 होता है। तो सर 13×8 104 और 104 के बटा में 1000, यानी सर 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.104 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 0.104 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। खैर ये चीज मुझे तो पता थी इसलिए मैंने लिख दी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है। सर 13 के अंदर 125 का भाग ही तो देना है, भाग जा नहीं रहा, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाते ही 130 बन गया। सर एक बार तो भाग जाएगा, भाग जाएगा, 0.1 कुछ आएगा सर, 0.1 कुछ आएगा, 0.1 कुछ एक आएगा, ये लो 0.1 वही है, ऑप्शन ही एक दे रखा है। आगे करना चाहो तो पूरा कर सकते हो, भाग देने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आगे देखो क्या बोला गया है, एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, इसमें प्रथम वर्ष 5 वर्ष वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 8% की कमी तथा तीसरे वर्ष में 3% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या है, सिंपल सा काम करवाना है। सर क्या क्या हुआ है, पहले 5% बढ़ा है, तो सर 5% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 100 से 105 हो गया। फिर क्या हुआ है, 8% की कमी हुई है, 100 से 92 हो गया। तीसरे वर्ष 3% की वृद्धि हुई है, 100 से 103 हो गया।
ठीक है, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके बराबर आएगा। तो सर आ कितना आ रहा है, इतना आ रहा है बच्चे, 6 जीरो आ रहे हैं, यहां पर 5 जीरो है, 1 जीरो ज्यादा है। इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो आपके क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में रहने वाला है। सर 1 जीरो ज्यादा आया, मतलब यहां जो बनेगा ना उसके 1 जीरो से इसका 1 जीरो कटेगा, तब यहां पर 1 लाख बचेगा और यहां जो बचेगा वो क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो पहले तो गुना कर लीजिए, 105 को 103 से गुना करवा लीजिए। 105 गुना 100 कितना हो गया, 10,500 और 315 यानी 10,815 और गुना में 92, यानी इसको गुना करवाऊंगा, 1 जीरो जो लास्ट में आएगा उसको हटाना पड़ेगा, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चे 92 से गुना तो क्या करवाएंगे, देख लो आप लोग, डबल डिजिट पता कर लो, लास्ट के 2 अंक पता कर लो क्या क्या बढ़ने वाले हैं, लास्ट के 2 अंक पता कर लो क्या क्या बढ़ने वाले हैं, बात बन जाएगी। देखो ये 5 जो है वो दिक्कत कर रहा है, यहां 5 को हटाओ, 5 को हटाओगे कैसे, सर इसको तो आधा करवा दो और इसको बच्चे डबल करवा दो, 108 का डबल 216 और सर 15 का डबल 30, ये लो। अब इसको गुना करवा लो, जीरो जो है वो तो यहां से कट जाएगा, समझ रहे हो। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लो, 46 और 63, क्या आएगा, 63 आ रहा है, 46 आ रहा है, 6 तिया 18 का 8 आ गया और सर 36 का 6 आ गया, 12 का 2 आ गया, 6 2 8 और 1 9, यानी लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे बच्चे 98 होंगे, 98 होंगे तो केवल एक में ही आ रहा है, यानी 99,498 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। या फिर 1 लाख लिखोगे, 5% की वृद्धि करोगे तो सर 100 से 105 ऐसे करना पड़ेगा। सर 1 लाख लिख दिया, 5% की वृद्धि करवानी है, 105/100 लिख दिया, 8% की कमी करवानी है, 92/100 लिख दिया और सर 3% की वृद्धि करवानी है, 103/100 लिख दिया। इसको काट लो पीट लो, जो भी बचेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर बचेगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि उसके उच्चतम स्कोर का न्यूनतम स्कोर हटा दिया, यदि उस उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर हटा दिए जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर उसने कितना बनाया वो आप लोगों को बताना है। एवरेज का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे एवरेज का, एलसीएम एचसीएफ और एवरेज, इन दोनों टॉपिकों को बिल्कुल अच्छे से जरूर कर लेना। देखिए क्या पूछा गया, सर 40 पारियां थी, एवरेज था 50, यानी सर हर एक पारी के अंदर अगर मानकर चले तो 50 50 50 50 रन तो बनाए होंगे, बराबर बराबर बांटे तब की बात है। हुआ क्या, उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है, यानी कि सर मुझे यह तो पता चल चुका है कि उच्चतम स्कोर माइनस न्यूनतम स्कोर जो होगा वो 172 होगा। अरे हाईएस्ट जो रन है वो कम वाले रन से 172 ज्यादा, यानी अंतर ही तो दिया है ना 172 का। अब मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों का योग पता चल जाए, योग पता चल गया तो आंसर भी बना सकता हूं। फिर बोला क्या गया, यदि उसके उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर को हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों के अंदर औसत 48 रन हो जाता है। पहले क्वेश्चन आया था बताया था ना, कमी कर रहे हो वृद्धि कर रहे हो, वो क्वेश्चन आधे से ज्यादा माइंड के अंदर होते हैं बच्चे, लिखने की आवश्यकता नहीं है उनको। एक बात बताओ, एवरेज के हिसाब से 50-50 रन मिल रहा है दोनों पारियों को सभी को, तो सर हाईएस्ट जो है न्यूनतम जो है उनको भी 50-50 मानकर चलूं, उन दोनों पारियों को हटा दिया, यानी सर मैंने 100 रन की कमी कर दी, 100 रन की कमी कर दी। मैंने 2 पारियों को भी हटा दिया, पहले 40 थी पहले 38 थी, अब 38 पारियां हैं सर। तो अगर 38 पारियां होगी, 2 पारियों को मैंने हटा दिया और दोनों पारियां अगर 50-50 रन की हटाता तो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर एवरेज जो है वो तो 48 रन हो गया, एवरेज के अंदर तो बच्चे 2 की कमी आ गई। तो सर 2 की कमी आई है मतलब आपने 50-50 की पारियां नहीं हटाई, आपने कुछ ज्यादा हटा दिया गया होगा, इसलिए 2-2 की कमी आने लगी। तो 2-2 की जो कमी आई है वो कितनी पारियों में आई है, 38 पारियों में आई है। अगर सर दोनों पारियां 50-50 की होती, अगर आप 100 हटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 पारियां हटा दी, 2 पारियां कम भी तो हो गई ना। लेकिन आपने सर 100 से ज्यादा हटाया है। कितना ज्यादा हटाया है, 38 दूनी
76, आपने 76 ज्यादा हटाया है, इसका मतलब टोटल मिलाकर आपने 176 रन कम किए हैं। और सर हटाया क्या गया था, हाईएस्ट जो पारी थी वो और लोवेस्ट जो पारी थी वो, यानी सर दोनों का जो योग बढ़ने वाला है वो 176 बढ़ने वाला है। तो बच्चे U प्लस L कितना होगा, 176 होगा। आप लोगों को क्या चाहिए, U का मान चाहिए, उच्चतम पारी चाहिए, सेम वही काम करना है, दोनों को जोड़कर आधा करवाओगे तो U का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 174। कैसे आया पता है ना, दोनों को जोड़कर आधा करवा देना, 174। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, वापस से एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया। बोला था ना क्लास के स्टार्टिंग में, आज जिस बच्चे ने क्लास ले ली तो आज की क्लास उस बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। पता चल गया कि सर एवरेज से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और साथ ही साथ एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देख लीजिए फिर से आया है। इनका आप लोगों को बच्चे लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, देखो इसको पकड़ो पहले। तो इसके अंदर एक क्यू को आप लोग कॉमन ले लीजिए, क्यू को जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या क्या बचेगा बच्चे, क्यू बचेगा प्लस में सर 3 बचेगा। फिर ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है, सर द्विघात समीकरण के अगर टुकड़े करेंगे तो क्या क्या बनेंगे, 5 और 6 ना, तो 3 और 2 बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करवाऊंगा 6 करवाऊंगा, दोनों को जोड़ूंगा 5 आ जाएगा। तो एक तो बनेगा बच्चे क्यू प्लस 2 और एक बनेगा क्यू प्लस में 3। समझ में आई। ये भी बच्चे द्विघात समीकरण नजर आ रहा है, इसके भी टुकड़े कर लो, 3 और 1 हो जाएगा, गुना करवाऊंगा 3 आएगा, जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा। तो Q प्लस 1 और Q प्लस 3, ये लो। एलसीएम क्या कहता है, जो भी दिखे उसको उठा लो। तो सर Q दिखा, Q को तो उठाना पड़ेगा, Q प्लस 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसको तो उठाना पड़ेगा। Q प्लस 2 को भी उठाना पड़ेगा, Q प्लस 1 को भी उठाना पड़ेगा। तो ये और ये आपका एलसीएम बनेगा। देख लीजिए किस में है, Q आ रहा है, यहां तो आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है, इसमें सर 1 वाला नहीं आ रहा, इसमें 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, ये आंसर होगा। Q प्लस 3, Q प्लस 2, Q प्लस 1 सारे आ गए इसमें, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है और ACBO एक समांतर चतुर्भुज है। कोण ACB ज्ञात करना है बच्चे, आप लोगों को ACB एंगल निकालना पड़ेगा। ACB ये एंगल निकालना है बच्चे। कौन सा चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज है बच्चे। समांतर चतुर्भुज के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में ये तो आप लोगों को पता है ना कि सर जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, जितना ये होगा उतना ये होगा। और आप लोगों को इसी की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज देखिए, यहां से आप लोग एक चक्रीय चतुर्भुज और बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसे इस तरीके से। ये एक चतुर्भुज बना दिया आप लोगों ने, बना दिया। और इतना आप लोग जानते होंगे कि सर अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा। और सर जो परिधि के ऊपर जो बना हुआ कोण होता है वो केंद्र के ऊपर बने हुए कोण का आधा होता है, मतलब ये x होगा। तो बच्चे 2x और x का योग तो 180 डिग्री होगा। x प्लस 2x का जो योग होगा वो तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो यहां से। तो सर ये 3x बना, 3x का मान 180 डिग्री, x का जो मान आएगा वो आएगा बच्चे 60 डिग्री। हमें निकालना था 2x का मान 120 डिग्री, क्यों, ये 2x ही मानकर चले थे, तो 120 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आप लोगों को बस इतना सा समझाना था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सभी बच्चे आप लोग अच्छे से अपनी तैयारियां कीजिए। तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी, अब तो एडमिट कार्ड आने का समय भी हो चुका है बच्चे। तो आप लोग अच्छे से पेपर देकर आइए। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा होगा। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।